हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक आज आपको बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में चौहान पृथ्वीराज तृतीय पढ़ाऊंगी। इससे पूर्व हमने चौहानों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक है चौहान पृथ्वीराज तृतीय। उसने किन किन शासकों के साथ युद्ध किया और बाद में मोहम्मद गौरी के साथ उसका तराइन का युद्ध हुआ। इन सब बातों का डिस्कशन हम आज के अपने चैप्टर में करेंगे। पृथ्वीराज तृतीय जब गद्दी पर बैठा उस समय तक चौहान जो थे वो सांभर की एक बड़ी शक्ति या जिसे कहते हैं सपाद लक्ष्य, वहाँ की बड़ी शक्ति बन गए थे। लेकिन सांभर के साथ साथ अब उन्होंने सांभर के स्थान पर अजमेर को अपनी शक्ति का केंद्र बना लिया था, अपनी राजधानी बना लिया था। इसी को केंद्र बनाकर, मतलब अजमेर को केंद्र बनाकर ही पृथ्वीराज चौहान ने भी अपनी शक्ति का चरमोत्कर्ष किया। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये महज एक संयोग है कि जिस पृथ्वीराज चौहान के समय में चौहान शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंची, उसी के समय में चौहान शक्ति का पतन भी होने लगा। जिस समय पृथ्वीराज तृतीय गद्दी पर बैठा उस समय जो देश की स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। जैसे कि भारत में सबल केंद्रीय शक्ति का अभाव था। आपको पता ही है कि हर्षवर्धन के पश्चात शासन के पश्चात या वर्धन वंश के शासन के पश्चात जैसे जैसे राजपूतों का उदय होता गया, राजपूत जो राज्य थे वो चंदेल, परमार, प्रतिहार, सेन, चौहान, गहड़वाल, ये अलग अलग उसमें बट गए और अलग अलग राज्यों का ये नेतृत्व करने लगे। तो इस प्रकार भारत में एक सबल केंद्रीय शक्ति का अभाव था। दूसरा पॉइंट कि उत्तर पश्चिम में मोहम्मद गौरी के दबाव बढ़ रहा था, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने उच्च और गौर पर अधिकार करके वो उत्तर पश्चिम के रास्ते से भारत पर आने का भारत के राज्यों पर अधिकार करने के लिए प्रयासरत था। तीसरा, कन्नौज के गहड़वाल शासक जो जयचंद थे वो भी पृथ्वीराज के प्रतिद्वंदी थे, तो उनके साथ भी या तो उनके राज्य पर अधिकार किया जाए या उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाएं, ऐसी परिस्थितियां उस समय विद्यमान थी। चौथा, गुजरात में चौहानों के शत्रु चालुक्यों का शासन था और इन चालुक्यों का काफ़ी समय से चौहानों और चालुक्यों के संबंध मधुर नहीं थे, अतः इनके साथ भी सामंजस्य बैठाना पृथ्वीराज के लिए एक परीक्षा की घड़ी थी। पांचवा पॉइंट कि दक्षिण पूर्व में महोबा के चंदेल शासन कर रहे थे और अपने दिल्ली और अजमेर के शासन को शक्तिशाली बनाने के लिए उसके लिए ये आवश्यक था कि वो इन चंदेल शासकों पर भी अपनी विजय करें। अब इन परिस्थितियों को उसने कैसे टैकल किया या कैसे उसने इनका समाधान किया, तो इसे देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं पृथ्वीराज तृतीय की विजयों की ओर। गद्दी पर बैठने के पश्चात सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के दृष्टि से पृथ्वीराज ने नागार्जुन और भंडानको को विजित करने की योजना बनाई। ये कहा जाता है कि नागार्जुन जो था उसने गुड़गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, तो पृथ्वीराज ने अपने सेनापति भेजकर नागार्जुन और उसकी सेना को परास्त किया और इस क्षेत्र पर विजय करने के पश्चात उसने भंडानको को, हालांकि भंडानको के का जो कार्य क्षेत्र था, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो भी गुड़गांव और हिसार के आसपास था, तो कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि ये सिरसा और रेवाड़ी के आसपास था। लेकिन ये अवश्य है कि इसने गद्दी पर बैठने के पश्चात भंडानको को विजित किया। तत्पश्चात उसने बुंदेलखंड के चंदेल शासकों के विरुद्ध अभियान की योजना बनाई, क्योंकि जब तक चंदेल शासकों को परास्त नहीं कर लेता, उसका ये मानना था कि तब तक उसका साम्राज्य जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए उसने इन्हें विजित करने की योजना बनाई। तत्पश्चात
और इसमें उसे सफलता भी मिली। तो चंदेल के महोबा राज्य पर भी इसका अधिकार हो गया। तत्पश्चात उसने गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय पर आक्रमण की योजना बनाई। ये कहा जाता है कि चालुक्यों के साथ पृथ्वीराज चौहान के, या कहना चाहिए चौहान वंश के और पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय उन्होंने इनके संबंध परस्पर मधुर नहीं थे, इसलिए पृथ्वीराज ने गुजरात के शासक को परास्त करने की योजना बनाई। और साहित्यिक शिलालेख के अनुसार ये माना जाता है कि 1184 ईस्वी के आसपास दोनों पक्षों में अनिर्णायक युद्ध हुआ, लेकिन 1187 ईस्वी में कुछ समय पश्चात ही इनके जो संबंध थे वो मधुर हो गए। इसके पश्चात जो इसका महत्वपूर्ण युद्ध हुआ वो कन्नौज के गहड़वाल शासक के साथ हुआ। कन्नौज में गहड़वाल शासक जयचंद का राज्य था। ये भी उसकी विस्तारवादी नीति का एक कारण था, क्योंकि जयचंद जो थे वो भी बहुत महत्वाकांक्षी थे और वो दिल्ली और अजमेर पर अपना अधिकार करना चाहते थे, जबकि दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान भी कन्नौज पर अपना अधिकार करना चाहता था। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि इन दोनों के बीच युद्ध का एक अन्य कारण जयचंद की पुत्री संयोगिता थी, और पृथ्वीराज तृतीय जो था वो जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह करना चाहता था, और जयचंद उसके विवाह संबंध के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए उसने युद्ध किया। अब हम देखते हैं कि उसका जो सबसे इन आसपास के राजपूत राज्यों पर अधिकार करने के पश्चात पृथ्वीराज तृतीय का जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ वो हुआ मोहम्मद गौरी के साथ। तबकाते नासरी के अनुसार मोहम्मद गौरी ने गजनी पर गौर क्षेत्र पर अधिकार करने के पश्चात उत्तरी पश्चिमी सीमांत को विजित किया, और उसने चालुक्यों पर, गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव पर आक्रमण किया, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी जो था वो परास्त हुआ। यदि भारतीय राजपूत शासक एकजुट होते तो उसी समय ये राजपूत जो थे वो मोहम्मद गौरी के विरुद्ध यदि कोई कदम उठा लेते तो संभव था कि मोहम्मद गौरी बाद में भारत पर आक्रमण करने की या दिल्ली अजमेर की तक बढ़ने की योजना न बनाता। लेकिन इस समय क्योंकि राजपूत एकजुट नहीं थे तो उन्होंने उससे चालुक्य शासक से परास्त होने के पश्चात एक बार मोहम्मद गौरी पुनः पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के लिए आगे बढ़ा। अब कि गौरी की विजय के जैसे जैसे वो भारत के कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करता जा रहा था तो उसकी जो गौरी के राज्य की सीमाएं थी वो पृथ्वीराज के राज्य की सीमाओं से लगभग मिल गई थी। अतः पृथ्वीराज के लिए ये आवश्यक था कि वो उसके विरुद्ध युद्ध की योजना बनाए। तो गौरी के लिए पृथ्वीराज के लिए ये आवश्यक था कि वो गौरी को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से खदेड़ने का काम करें। अतः इन दोनों के मध्य जब युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो इनमें तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। ये जो युद्ध हुआ ये 1191 ईस्वी में हुआ और इस तराइन के प्रथम युद्ध के मूल कारण क्या थे वो देख लेते हैं कि इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति जो थी वो गौरी के अनुकूल थी, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा कि राजपूत राज्य आपस में एकजुट नहीं थे। उत्तर पश्चिमी सीमांत के क्षेत्रों पर विजय करते हुए वो अंदर की ओर बढ़ता चला आ रहा था। तो इसलिए मोहम्मद गौरी का जो साहस था वो बढ़ गया था और उसे भारतीय शासकों की दुर्बलता का भी आभास हो गया था कि ये एकजुट नहीं हैं। अतः इनके विरुद्ध युद्ध करके वो क्या कर सकता है, इन पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए उसने इस भारतीय शासकों की
दुर्बलता का फ़ायदा उठाया। फिर कि गौरी भी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था और उसे ये दिख रहा था कि भारत में विपुल धन संपदा है और कि क्योंकि वो एक बड़ी सेना रखना चाहता था, उस सेना के भरण पोषण के लिए धन की आवश्यकता थी। साथ ही साथ गौरी की जो साम्राज्यवादी नीति थी वो भी उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। यद्यपि कुछ इतिहासकारों ने इन दोनों के मध्य युद्ध का कारण धार्मिक कट्टरता को भी माना है। वो कहते हैं कि गौरी ये चाहता था कि जो हिंदू राज्य हैं उन पर अपना अधिकार जमाने के पश्चात उन राज्यों में धार्मिक रूप से उनका मुस्लिम उसमें परिवर्तन कर ले, लेकिन ये तथ्य बहुत अधिक न्याय संगत नहीं लगता, क्योंकि गौरी ने जब तराइन का द्वितीय युद्ध विजित भी कर लिया था, उसके पश्चात ऐसे उदाहरण नहीं मिलते कि हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया हो। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध के समय स्थितियां क्या थीं। लाहौर पर अधिकार करने के पश्चात जब मोहम्मद गौरी की सेनाएं सरहिंद तक पहुंच गईं, तब पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के सामंत के साथ उधर की ओर सरहिंद की तरफ कूच किया। मोहम्मद गौरी ने तराइन के ऐतिहासिक मैदान में ये दोनों आमने सामने आए और पृथ्वीराज की शक्ति को देखकर एक बार गौरी जो है वो थोड़ा हतोत्साहित हुआ। युद्ध के प्रारंभ से ही पृथ्वीराज चौहान का जो पलड़ा था, उसकी सेनाएं, उसकी जो रणनीति थी वो ज़्यादा अच्छी थी, तो चौहान का पलड़ा भारी रहा। यद्यपि गौरी ने उसने पृथ्वीराज चौहान के जो सामंत थे गोविंद राज, उन पर हमला किया और ये कहा जाता है कि उसमें वो घायल हुए थे, लेकिन गोविंद राज ने प्रत्युत्तर में उनके ऊपर, गौरी के ऊपर आघात किया, जिसमें गौरी घायल हो गए और वो युद्ध भूमि से उन्हें पलायन करना पड़ा। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने युद्ध भूमि से पलायन किया, वो एक अन्य घोड़े पर बैठकर युद्ध भूमि से बाहर जा रहे थे, तो मुस्लिम सेना के पैर उखड़ गए और इस समय यदि पृथ्वीराज चौहान और उसकी सेनाएं चाहती कि उनको पूर्ण रूप से वहाँ से परास्त करके तब दम लेती, तो संभव था कि इस समय तराइन का ये जो प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें चौहान विजय की ओर अग्रसर था, तो उसमें भविष्य में गौरी भारत पर आक्रमण करने की योजना न बनाता। लेकिन गौरी पृथ्वीराज के सेना की ये चूक थी कि उसने गौरी की सेना का पीछा नहीं किया और ये पीछा न करना उनके लिए भविष्य में दुखदायी सिद्ध हुआ। अतः यदि हम तराइन का प्रथम युद्ध देखते हैं, उसके परिणाम के रूप में हम देखते हैं, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान विजित रहा और मोहम्मद गौरी के लिए तराइन के युद्ध में पराजय एक महान अपमानजनक घटना रही। लेकिन मोहम्मद गौरी इससे हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने प्रतिशोध लेने के लिए वापस लौटते ही युद्ध की तैयारियां प्रारंभ कर दी और जैसे ही उसने युद्ध में उसने देखा कि युद्ध की तैयारियों में कि उसकी सेना अब युद्ध के लिए तैयार है, तो उसने साल भर की तैयारी के पश्चात पुनः अपनी विशाल सेना के साथ भारत की ओर प्रस्थान किया और तराइन के मैदान में आकर डट गया। पृथ्वीराज चौहान इस समय युद्ध के लिए तैयार नहीं था। तब दूसरी तरफ गौरी ने अपने दूत के माध्यम से पृथ्वीराज के पास इस्लाम धर्म स्वीकार करने हेतु संदेश भेजा, लेकिन पृथ्वीराज ने इस बात से तुरंत इनकार कर दिया और अपनी विशाल सेना के साथ तराइन की ओर कूच किया। जब मोहम्मद गौरी और उसकी सेनाएं लगभग आमने सामने हो गईं, तब गौरी ने कूटनीति से काम लेते हुए पृथ्वीराज चौहान को संधि वार्ता, उसने कहा कि मैं अपने भाई के कहने पर यहाँ पर आया हूँ
और मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ। तो उसने उस प्रकार उसे भुलावे में रख दिया। दूसरी ओर मुस्लिम सेना जो थी वो चुपचाप युद्ध की तैयारी करती रही और इधर पृथ्वीराज की सेना जो थी वो युद्ध से बेखबर थी। उन्हें ये था कि अभी ये युद्ध के लिए तैयार नहीं है। और एक सुबह होते ही जब पृथ्वीराज चौहान की सेना दैनिक कार्यों से निवृत्त हो रही थी तो उसने अपने विशाल सेना के साथ पृथ्वीराज के शिविर पर धावा बोल दिया। इस मुस्लिम आक्रमण से चौहान सेना में खलबली मच गई और पृथ्वीराज द्वारा स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया, लेकिन तीसरे पहर तक आते आते स्थितियां जो थी वो मोहम्मद गौरी के पक्ष में हो गई। और ये कहा जाता है कि सेना की प्रतिकूल स्थिति को देखकर पृथ्वीराज चौहान ने पलायन करने का निश्चय किया, जिसमें पृथ्वीराज पकड़ लिया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। यद्यपि इस बारे में भी इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध भूमि से नहीं भागा था, बल्कि उसे बंदी बना लिया गया था और जब उसे अजमेर में उसके सामने मोहम्मद गौरी के सामने प्रस्तुत किया गया तो अजमेर में अंदर अंदर पृथ्वीराज चौहान जो था वो मोहम्मद गौरी को हटाने का प्रयास कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब उसे मोहम्मद गौरी को इस बात का पता चल गया तो उसने पृथ्वीराज चौहान का वध कर दिया। कोई कहते हैं कि वो युद्ध भूमि से छोड़कर दूसरे स्थान पर चला गया था, लेकिन चाहे सच्चाई कुछ भी रही हो, तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ और इसमें 1 वर्ष पश्चात ही जो मोहम्मद गौरी परास्त हुआ था वो अब विजित हो गया। और इस विजय के परिणाम स्वरूप हांसी, सिरसा, समाना, कोहराम, अजमेर तथा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने मुसलमानों से लोहा लेकर चौहान शक्ति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन इसमें वो असफल रहा। अतः पृथ्वीराज की पराजय और मोहम्मद गौरी की विजय ने भारत के भविष्य को बदल दिया और अब भारत में मुस्लिम शासन की नींव दृढ़ होती चली गई। यदि हमसे पूछा जाए कि तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणाम क्या थे, तो कि यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध हुआ। हालांकि इसमें मोहम्मद गौरी ने एक तरह से पृथ्वीराज को धोखा दिया, छल कपट का सहारा लिया और दूसरी तरफ कूटनीति से कार्य करते हुए उसने चौहान की सेना को परास्त कर दिया। लेकिन क्योंकि विजय श्री मोहम्मद गौरी को प्राप्त हुई तो उससे अजमेर व दिल्ली तक विस्तृत जो चौहान सत्ता थी अब उसका अंत हो गया और उस पर गौरी का अधिकार हो गया। ये भी कहा जाता है कि जो तुर्की सेना थी उसने न केवल विजय प्राप्त की बल्कि आसपास के क्षेत्रों में खूब लूटपाट और तोड़फोड़ भी की। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत में उस समय अथाह धन संपदा थी, स्वर्ण भी काफ़ी अधिक मात्रा में था। तो कि हिंदुओं का जो समुचित धन संपदा थी, जो मंदिरों में हमारी धन संपदा थी, जो स्वर्ण था, उन कलात्मक मूर्तियों को भी खंडित किया गया और भारतीय संस्कृति के अमूल्य स्मारक जो थे उनको गौरी की सेना ने नष्ट कर दिया। और साथ ही साथ अभी तक जो भारत में बौद्ध धर्म फलीभूत हो रहा था वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा और बौद्ध धर्म के लिए गौरी का आक्रमण एक बहुत बड़ा आघात था। अब पृथ्वीराज चौहान की पराजय के क्या कारण रहे? जैसा कि आपको ने देखा कि पृथ्वीराज चौहान जो था वो अभी 1 वर्ष में अपने आप को युद्ध के लिए तैयार नहीं कर पाया था। तो
तो वो शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता उसकी दिखाई देती है। और ये भी कहा जाता है कि उसने अपनी प्रथम विजय जो थी उसका जश्न मनाने में ही 1 साल का समय निकाल दिया। वो भोग विलास में लिप्त रहने लगा, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। फिर युद्ध कला में गौरी की तुलना में पृथ्वीराज उतना अधिक निपुण नहीं था। उसके गौरी के जो सेना नायक थे वो अधिक योग्य थे, और जो पृथ्वीराज चौहान की सेना के उसके मुख्य सेनापति थे वो इस समय दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में नहीं थे। जब तक उन्हें तराइन के द्वितीय युद्ध के आक्रमण की सूचना दी गई तब तक वो पहुंचते, उससे पहले ही युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई। तीसरा कारण था कि गौरी की तुलना में पृथ्वीराज की सेना में कम सैनिक थे, और इस समय गौरी जो था पूर्ण दल बल के साथ, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना बहुत अधिक मात्रा में थी, और उसकी सेना में और जो अन्य सैनिक भी थे वो भी उसकी तुलना में, पृथ्वीराज की तुलना में गौरी के पास अधिक थे। फिर कि गौरी ने कूटनीतिक सूझबूझ से काम लिया। अब कि पहले उसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करने की बात कहना, फिर उसके सामने पृथ्वीराज के सामने संधि का प्रपोजल रखना, और उसे इस भ्रम में रहना कि अभी वो युद्ध नहीं करना चाहता। तो पृथ्वीराज चौहान जो था वो उसकी इस कूटनीति को समझने में असफल रहा, और गौरी की चालों को न समझ पाने के कारण जो पृथ्वीराज है उसे इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और पराजय का सामना करना पड़ा। अतः इन समस्त चीज़ों को, समस्त तथ्यों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि वस्तुतः ऐसा नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान वीर नहीं था या उसने साम्राज्य विस्तार नहीं किया, बल्कि गद्दी पर बैठने के पश्चात उसने चंदेल, गहड़वाल, चालुक्यों, इन सब पर विजय प्राप्त की या अपनी विस्तारवादी आकांक्षाओं को पूर्ण किया। लेकिन और इस प्रकार उसने अपने को महान सेना नायक भी सिद्ध किया। परंतु जिस समय गौरी ने, और प्रथम तराइन के युद्ध में भी गौरी के विरुद्ध वही सफल हुआ था, लेकिन वो स्थितियों का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाया और मोहम्मद गौरी की कूटनीति का शिकार हो गया, जिसके कारण उसे भविष्य में पराजय का सामना करना पड़ा।